Hello guys, welcome to all of you on Hoons Skills by मानसी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुली फिट होंगे। तो देखो आज हम देखने वाले हैं फार्मूला यूनिट, आयनिक कंपाउंड्स की फार्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आयन से मिलके बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम देख चुके थे कौन से कंपाउंड में, मतलब कोई कंपाउंड हमें दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं, उसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके थे और आज भी हम इसके नाम फर्दर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला यूनिट होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला यूनिट के बारे में। देखो, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है आयंस का। कोई भी दो आयंस लो, दो आयंस ले लिया हमने, Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। ठीक है, इनका सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है, इनका सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन यानी कि NaCl ये कॉम्बिनेशन हुआ है। कॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बना है? एक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे मतलब ट्रांसफरेंस होने के बाद कॉम्बिनेशन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ बना है बॉन्ड। तो अब क्या आ गई है इनमें? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गए हैं, एक ही थे क्योंकि। ठीक है, एक के पास कमी थी और एक के पास ज़्यादा था, शेयरिंग होके सही हो गया काम। तो ये क्या बन गई? ये न्यूट्रल यूनिट फॉर्म हो गई। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। आई होप आप सबके अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं। NaCl क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का। सपोज ये कोई सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है बड़ा सा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यूनिट क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट होगा NaCl, क्योंकि ये NaCl का क्रिस्टल है। NaCl का क्रिस्टल किससे मिलके बनेगा? NaCl की फॉर्मूला यूनिट से। ये फॉर्मूला यूनिट्स होंगी ना NaCl की यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? NaCl क्या है? ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। NaCl क्या है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला मास। किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास क्या हो सकता है? देखो, जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे ही फॉर्मूला मास भी होता है। ठीक है, एटॉमिक मास में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का हम रिलेटिव मास निकालते थे और कंपैरिजन करते थे कार्बन 12 एटम से। ठीक है, इसमें क्या होगा? हम आयनिक कंपाउंड का क्या लेंगे? हम फॉर्मूला यूनिट लेंगे। फॉर्मूला यूनिट का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ? कार्बन 12 एटम के साथ। जब कार्बन 12 का एटम का जो मास है वो 12 यूनिट्स है, उस वक्त हम क्या करेंगे? किसी भी फॉर्मूला यूनिट का, एक आयनिक कंपाउंड के किसी भी फॉर्मूला यूनिट का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, वही फॉर्मूला मास बन के आएगा। ठीक है, कौन सा कितने टाइम्स था यही तो हम उसमें पता कर रहे थे कि कार्बन 12 का इतना टाइम्स किया होगा तब हमारे पास इसका मास निकल के आया। इसी तरीके से कार्बन 12 का कितना मास किया होगा, कितने टाइम्स किया होगा, सपोज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कितना टाइम्स किया होगा, जो हमारे पास किसका मास निकल के आए? फॉर्मूला यूनिट का मास। ठीक है, वही क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। वही कंपैरिजन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक आयन है, ये एक एटम है और इसका ही एक आयन है Na पॉजिटिव, तो इन दोनों के मास जो है वो बराबर होंगे। मास क्या होंगे इनके? बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके मास पर इफेक्ट नहीं डालता, उसका नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है? मैंने आपको पहले ही बताया था,
एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो जनरेट करते हैं उसका मास। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमें पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकालना है। फॉर्मूला मास निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए उस कंपाउंड का। कंपाउंड का एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट है उस कंपाउंड में। पोटेशियम है, उसका एटॉमिक मास कितना है 39, कितने हैं 2 हैं, लिख दिया 2 × 39। प्लस क्यों लगाया, अब एलिमेंट बदल गया है, कार्बन आ गया है, तो कार्बन का मास क्या होगा 12, कितना है 1 है, तो ऐसे लिखे रहने दो। प्लस अब क्या आ गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास क्या है 16, तो 16 कितने हैं 3 है। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करके निकल गया 138 U। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि उस मॉलिक्यूल में कंपोजिशन क्या क्या है, किस किस चीज़ों से मिलकर वो बना है, उसको सिंबॉलिक टर्म्स में लिखना केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या क्या चीज़ उस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको किस में लिखना, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है फॉर्मूला के अंदर, कितने कितने प्रेजेंट हैं, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, तो ये सब क्या बतलाता है केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम नाम कैसे लिखेंगे। देखो हमने मेटल एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, और नॉन मेटल एलिमेंट्स भी पढ़े हैं। अब इनको लिखना क्या है, अगर दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास NaCl है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो मेटल एलिमेंट को हम एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे सोडियम। ठीक है, और जो नॉन मेटल एलिमेंट है इसका नाम हम लिखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन नहीं क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्योंकि ये क्या है नॉन मेटल। ये ध्यान रखना है, जो मेटल है वो लेफ़्ट साइड में लिखा जाएगा, जो नॉन मेटल है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा विद सफिक्स IDE। ठीक है, सॉरी हाँ सफिक्स IDE। ठीक है, उसी तरीके से देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम क्या है, MgO का नाम क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, NaCl का सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंपाउंड 2 एलिमेंट से बनता है। अगर कोई कंपाउंड 2 एलिमेंट से बना है उसको बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे, जैसे कि MgO और NaCl। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कोई भी 2 एटम्स हैं, सपोज़ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, कमी, अब देखो इसका होता है 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, इसका क्या होता है 17 और इसका होता है 1। इसको 2 करने की आवश्यकता है, जब ये 2 करेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा, तब इसे शांति मिलेगी। ठीक है, जब ये 2 बना लेगा, और ये जब 18 बना लेगा तब इसको शांति मिलेगी। जब ये 18 बना लेगा तब इसको शांति मिलेगी। तब क्या है, एक एक के दोनों के पास कमी है, इसे भी एक चाहिए और इसे भी एक चाहिए, कहाँ से लाएंगे एक एक। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा काम कर लें, ये अपना एक यहाँ रख दे और ये भी अपना एक यहाँ रख दे, जब इसको ज़रूरत हो ये 2 ले ले, इसके 2 हो जाएंगे, जब इसको ज़रूरत हो तो ये इसकी साइड से 1 ले ले, तो इसके पास अपने 18 हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अब इस टाइम होता क्या है, ये तो बीच में होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अब इनमें से क्लोरीन क्या है चतुर है, ये चतुर इंसान है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैं ले लूँ,
लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बीच में ना रह के इसकी साइड शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा शेयरिंग होती है लेकिन इसकी साइड शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये इंसान क्या है, चतुर इंसान है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी शिफ्टिंग को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। यानी कि क्लोरीन की अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। वही चीज़ हमने स्केल पर ऑब्ज़र्व करी तो हमें पता चला हाइड्रोजन की 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, नाइट्रोजन की 3 है, क्लोरीन की भी 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है और फ्लोरीन की 4 है। फ्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा चतुर इंसान है, अपनी साइड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे भी ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिस भी एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी वो एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है, और जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स दो डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट से भी बनते हैं। एक तो मैंने मेटल नॉन मेटल वाला जो केस बतलाया था वो तो नाम लिखने वाला था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेनली देखी जाती है वो नॉन मेटल एलिमेंट्स में देखी जाती है, ठीक है। जैसे कि दो अलग अलग नॉन मेटल एलिमेंट्स में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हमने देखी, ठीक है। इनके बीच में एक एक की शेयरिंग हुई, लेकिन पोर्शन ये वाला इसकी साइड ज़्यादा अट्रैक्ट रहा, ठीक है। शेयरिंग दोनों में हुई है, बॉन्ड अभी भी बन रहा है, लेकिन दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, अलग अलग नॉन मेटल्स हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1 और इसकी 3.0। इसकी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो नॉन मेटल पाए जाते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो, इसको लिखने के लिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो पहले लिखा जाता है, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम बाद में लिखते हैं। इसका नाम हम एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन का जब हम नाम लिखते हैं तो इसको हम आईडी लगाते हैं पीछे, IDE, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट, अगर हमारे पास आ रहे हैं, अगर हमें नंबर पता लग रहा है कि ये कितना है, जैसे कि ये देखो दोनों नॉन मेटल एलिमेंट्स है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, फिर बाद में नाइट्रोजन का नंबर आता है, तो नाइट्रोजन पहले ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या है, 2 हैं, तो 2 के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, डाइऑक्साइड, ठीक है। यही चीज़ इसमें बताई जा रही है कि हमें प्रीफिक्स कैसे लगाना होता है। अगर एक एटम है तो मोनो, 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ठीक है। फर्स्ट लेटर के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट लेटर के लिए कोई भी, यानी कि जो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो लिखा होता है उसके लिए मोनो इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। आगे बात समझ में आपके। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सेकंड के लिए मोनो इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट के लिए मोनो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। मोनो हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेकंड एलिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मोनो,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन कितने, 2। IDE क्यों लगाएं, नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है और साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन है तो ट्राई लगेगा। जैसे 4 क्लोरीन है नेक्स्ट एग्जाम्पल में तो टेट्रा लगा है, ठीक है। 5 क्लोरीन है तो पेंटा लगा है। द प्रीफिक्स आर नीडेड फॉर द सेम टू नॉन मेटल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर 2 सेम नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं और उसके बाद भी वो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उस वक्त हम कैसे यूज़ करेंगे इसका प्रीफिक्स का। देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये तो सिंपल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी सिंपल है। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आ गए तो मैंने फर्स्ट के लिए मोनो लगाना मना किया था, मोनो नहीं लगाना, डाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन, ट्राई नाइट्रोजन ऐसे भी हो सकता है लेकिन वहाँ तक जाएगा नहीं। देखो, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन है पीछे, ठीक है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन है पीछे और 2 नाइट्रोजन आगे। फिर है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हाइड्रोजन फॉर्मूला में एक कंपाउंड का फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं लगता है, उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं लगता है। जैसे कि हाइड्रोजन भले चाहे कितने भी हों, फर्स्ट एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है और उसके साथ कितने मतलब कितने शो कर रहा है, वो 2 एटम को शो कर रहा है या 3 को शो कर रहा है, तो ऐसे में हाइड्रोजन के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका नाम होना चाहिए था डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, हाइड्रोजन के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। आई होप आप सब ये सारे रूल्स बिल्कुल एकदम छाप के रखेंगे दिमाग में। देखो, नेक्स्ट है, देयर आर सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स विच आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं जिनका नाम उनके कॉमन नेम से फेमस है, उनके साइंटिफिक नेम से नहीं है। जैसे कि H2O है, H2O को हम वाटर बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। NH3 है, इसको हम अमोनिया बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये देखो, अमोनिया को हम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड नहीं बोलते, इसको हम अमोनिया बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसी। एलिमेंट आपको पता है क्या होता है, और वैलेंसी हमें ये बतलाती है कि कौन सा एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस कर सकता है। ट्रांसफरेंस में गेन और लूज दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मेटल आएंगे तो क्या होगा, लूज करेंगे, नॉन मेटल आएंगे तो क्या करेंगे, गेन करेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। तो वैलेंसी हमें ये बतलाती है कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ट्रांसफरेंस, ठीक है। जैसे कि लिथियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी 1। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, तो ये कितने करेंगी, 1 एटम को लूज़ करेंगे, ठीक है। कॉपर है वो 2, 1 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है लूज़। ऐसे ही मरकरी है आपका, मरकरी 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। मैग्नीशियम है, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। कैल्शियम भी 2, जिंक भी 2 को लूज़ करेगा। आयरन भी, आयरन क्या करेगा, 2 और 3 दोनों को लूज़ कर सकता है। जब उसकी मर्जी आता है वो 2 लूज़ कर सकता है, जब उसकी मर्जी आए वो 3 लूज़ कर सकता है। दोनों अलग अलग आयरन बनेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, ये आपको टेंडेंसी बता रखी है कौन कितना कितना लूज़ कर सकता है। नेक्स्ट में है आपके पास टेंडेंसी टू गेन। हाइड्रोजन देखो वैसे तो लूज़ कर सकता, लूज़ ही करता है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है, तो इस वजह से मैंने एक्सेप्ट हाइड्रोजन बोला था। फ्लोरीन एक गेन करता है,
ऐसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या करते हैं, एक एक गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक, ऑक्सीजन 2 को गेन करता है, सल्फर 2 भी गेन करता है, 4 भी करता है, 6 भी कर लेता है। इसको सिचुएशन चाहिए होती है, किस सिचुएशन में हम इसको कर रहे हैं, तब कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सेम फॉर नाइट्रोजन, 3 और 5 होता है इसका, ये 3 भी गेन कर सकता है, 5 भी। सेम आपका फॉस्फोरस के लिए, ये भी 3 और 5 गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और कार्बन 4। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और रिवीजन करना है 3 टाइम्स। सो बाय बाय, टेक केयर।